नमस्कार, उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। तो हम कर रहे थे क्लास 12th के लिए मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट और अभी तक हमने पढ़ा बायोट-सैवर्ट लॉ। किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में एक छोटे से एलिमेंट के कारण किसी पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है, हमने उस फील्ड का मैग्नीट्यूड भी निकाला और उस फील्ड की डायरेक्शन की बात भी की। आज हम उसी चर्चा को आगे लेके चलेंगे, वन मोर एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सैवर्ट लॉ। तो मैं हूं दिनेश शर्मा और मैं आपके साथ आज बात करने वाला हूं मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ a circular current carrying loop। आगे बढ़ने से पहले जरा बायोट-सैवर्ट लॉ में हमने लॉन्ग स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर की बात की थी, उसकी बात करें। हमने ये कहा था कि इफ वी आर हैविंग सम करंट कैरिंग कंडक्टर और इसमें करंट का डायरेक्शन मान लो इस तरह से है ऊपर की तरफ, सो एट सम पॉइंट P व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस कंडक्टर ऑन दिस पॉइंट। क्या कहे थे आप? ये करिए कि इस कंडक्टर को अपने राइट हैंड में पकड़िए और इस कंडक्टर को इस तरह से पकड़ना है राइट हैंड में that current is along the stretched thumb. Then the direction of the curl of the fingers is giving you the direction of magnetic field. That means यहां पर यदि पॉइंट P की बात की जाए तो पॉइंट P पर क्योंकि कर्ल ऑफ द फिंगर इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है, ये हमारी फिंगर्स अंदर की तरफ जा रही हैं पॉइंट P में से, दैट मीन ऑन पॉइंट P मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड्स। लेकिन यदि पॉइंट Q की बात की जाए तो पॉइंट Q मीन हम इस कंडक्टर के वापस इधर से घूम कर आएंगे, तो अब यहां पर कर्ल ऑफ द फिंगर इज टुवर्ड्स यू, दैट मीन दिस फील्ड इज नाउ आउटवर्ड। और इस रूल को हमने कहा था राइट हैंड थंब रूल। उसको हम एक और तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं एंड दैट इज कॉल्ड राइट हैंड पाम रूल। पाम बोले तो हथेली, लेकिन राइट हैंड पाम रूल एज सच कोई रूल नहीं है, ये सिर्फ एक माइंड मैप है, लेकिन है बहुत हैंडी। तो रूल क्या कहता है कि अपना राइट हैंड स्ट्रेच कर लीजिए जैसे मैंने अभी किया हुआ है और थंब को रखिए करंट की डायरेक्शन के अलोंग। और मान लीजिए हमने पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है, तो देखिए हमने हाथ को ऐसे रखा, थंब तो है ऊपर की तरफ करंट के अलोंग और पॉइंट P के ऊपर हमारी हथेली क्या बोल रही है, हथेली का फेस किस तरफ को है, हथेली हमारी पाम इट इज फेसिंग इनवर्ड्स, दैट मीन पॉइंट P के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड विल बी इनवर्ड। और हमें इसी कंडक्टर के कारण पॉइंट Q पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना होगा, तो अब हमें पॉइंट Q के साथ हाथ को जोड़ना है। अब क्या देख रहे हैं, करंट फिर ऊपर की तरफ को है, लेकिन हमारी जो पाम है दैट इज टुवर्ड्स यू, दैट इज आउटवर्ड, दैट मीन पॉइंट Q पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आउटवर्ड होगा। तो पॉइंट P पर फील्ड वाज इनवर्ड। हमने क्या लिखा, ये क्रॉस, क्रॉस मीन मानिए ये पेन एक डार्ट हो, हम एक डार्ट जो निशाना लगाते हैं ना कहीं पर, उस डार्ट को हम देखें तो डार्ट के आगे पिन होती है, पीछे इसके क्रॉस होता है, राइट। तो जब ये डार्ट आपसे दूर जा रहा है, दिस इज इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, तो आपको क्रॉस नजर आता है। लेकिन जब ये डार्ट आपकी तरफ को आ रहा होता है तो आपको पिन नजर आता है। तो आउटवर्ड फील्ड को हम पॉइंट से शो करते हैं और इनवर्ड फील्ड को हम क्रॉस से शो करते हैं। राइट हैंड पाम रूल से ही देखते हैं कि यहाँ डिफरेंट केसेस में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ को होगा। बात करते हैं पहले केस की, करंट यहाँ पर इस तरफ को है, दैट मींस हमने अपने थंब को स्ट्रेच किया करंट की डायरेक्शन में, तो क्या देख रहे हैं, पॉइंट P के ऊपर क्योंकि हमारा पाम आउटवर्ड है तो पॉइंट P पर फील्ड इज आउटवर्ड। और पॉइंट Q पर क्या होगा, तो फिर से करंट का डायरेक्शन तो वही है, लेकिन Q को ढका हमने अपनी हथेली से, तो क्योंकि हथेली इनवर्ड तो यहां पर इनवर्ड होगा। और यहां पर करंट इज डाउनवर्ड्स, तो बाय पॉइंट के ऊपर हथेली आपकी तरफ को, तो वाई पॉइंट के ऊपर इट इज आउटवर्ड फील्ड। लेकिन यदि x की बात करते हैं तो हमें इसको इस तरह से करना पड़ेगा, x को ढका तो दिस इज इनवर्ड। अब यहां चलते हैं, थंब अलोंग द करंट, s पर फील्ड इज इनवर्ड लेकिन r पर फील्ड इज आउटवर्ड। यहां चलिए, c पर फील्ड इज आउटवर्ड लेकिन d पर फील्ड इज इनवर्ड। यहां चले, O पर फील्ड इज इनवर्ड लेकिन S पर फील्ड इज आउटवर्ड। यहां चलते हैं, L पर फील्ड इज आउटवर्ड। वाई आउटवर्ड, बात समझ रहे हैं आप, क्योंकि हथेली आउटवर्ड है, ये पाम आपकी तरफ फेस कर रही है, लेकिन M पर फील्ड इज इनवर्ड, तो जिस तरफ को पाम है वही डायरेक्शन फील्ड का हो गया। सो दिस वाज सिंपल एक्सटेंशन ऑफ राइट हैंड थंब रूल कि हम एक नजर में किसी पॉइंट के ऊपर किसी करंट कैरिंग लॉन्ग कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे पता करते हैं। अब राइट हैंड थंब रूल का ही एक और स्टेटमेंट लेते हैं जो हमें आज के इस टॉपिक में काफी यूजफुल होगा। और अब ध्यान से देख लीजिए, यही है वो लूप जिसकी आज हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करने वाले हैं।
हम ये पता करेंगे कि इसके एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, किसी पॉइंट के ऊपर उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो पहले जरा डायरेक्शन की बात करते हैं, समझते हैं कि लूप के कारण, सर्कुलर वायर के कारण किसी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाली जाती है। आप रिकॉल करिए, अभी हमने किया था राइट हैंड थंब रूल, क्या कहे थे, करंट इज अलोंग द थंब। तो जिस तरफ आपका ये कर्ल ऑफ द फिंगर्स है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और यदि करंट होगा डाउनवर्ड्स, इन दैट केस द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, देखिए हमारा फिंगर्स कहां पे जा रही है, यही डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का। लेकिन थोड़ा सा टर्म्स को इंटरचेंज करें तब भी रूल स्टैंड्स वैलिड। पहले यहां कहा था मैग्नेटिक फील्ड, अब यहां करंट कह लीजिए कि यदि एक सर्कुलर कॉइल हो, दिस इज सर्कुलर कॉइल, सर्कुलर लूप, लूप माने सिंगल वायर, सर्कुलर वायर, और कॉइल माने जैसे ये है बहुत सारी वायर्स इकट्ठी कर दी जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स n हो सकती हैं। तो कॉइल की बात बाद में करेंगे, पहले लूप की बात कर लेते हैं। लूप के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम यदि नंबर ऑफ टर्न्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें इस कॉइल के कारण किसी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का पता भी लग जाएगा। तो बात हो रही थी राइट हैंड की जो फिंगर्स हैं, राइट हैंड की पाम है, इसको कर्ल कर लीजिए, और जब इसे कर्ल करेंगे तो जो कर्ल का डायरेक्शन है ये इस लूप में से करंट का डायरेक्शन होना चाहिए, राइट। तो क्या कहे यहां पर कि कर्ल द palm ऑफ योर राइट हैंड इन सच ए वे that this curl of the finger points in the direction of current, then the stretched thumb, right hand stretched thumb, that gives you direction of magnetic field। यानी ये है करंट का डायरेक्शन लूप के अराउंड, तो ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड। यहां बात कर लें तो ये हुआ करंट का डायरेक्शन, तो यहां को हुई मैग्नेटिक फील्ड। एंड मान लेते हैं दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड को भी ऐसे रख लेंगे। तो यहां पर क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपकी तरफ इंडिकेट हो रहा है, यदि पॉइंट यहां पर हो ठीक है आपकी तरफ, यदि पॉइंट यहां पर हो तो क्या वो अंदर को होगा या बाहर को होगा, तो वो भी उसी तरफ को होगा। दैट मीन्स ए करंट कैरिंग लूप के कारण इधर पॉइंट हो चाहे यहां पॉइंट हो, दोनों तरफ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम ही रहेगा। दैट मीन लूप ऐसा रखा जाए और इसके कारण मान लो ये है करंट का डायरेक्शन, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड हमेशा ऊपर को ही होगा, यस ये हमेशा ऊपर को होगा। दैट मीन्स पॉइंट चाहे नीचे हो पॉइंट ऊपर हो, यदि करंट का डायरेक्शन ये है तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर को ही होगा। यदि करंट का डायरेक्शन आप रिवर्स कर दें, इन दैट केस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगा। सो दिस इज द अनदर स्टेटमेंट ऑफ राइट हैंड थंब रूल व्हिच आई हैव जस्ट एक्सप्लेन टू यू, राइट। काम शुरू करते हैं, मान लेते हैं ये है हमारा सर्कुलर लूप, और इस लूप के कारण किसी पॉइंट के ऊपर, पॉइंट पी के ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा हमें उसका पता करना है। तो मान लीजिए ये है सेंटर इस लूप का, सेंटर O, और ये है लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर विद दिस पॉइंट P, और ये जो OP है ना, ये इस लूप के प्लेन के परपेंडिकुलर है, तभी एक्सिस हुआ ना ये। यदि ये लूप है, ये इसका सेंटर है, तो ये जो लाइन जा रही है इस पेन की टिप के अलोंग जो लाइन जा रही है इस तरफ, दैट इज इट्स एक्सिस। एक्सिस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दिस लूप। लूप ऐसे रखें एक्सिस ऊपर जाएगा, ऐसे रखें एक्सिस ये है। इज इट क्लियर? तो हमने क्या कहा कि जो लूप है उसके कारण पॉइंट पी पे फील्ड निकालना है। तो मान लेते हैं ये हुआ r, r इज द रेडियस ऑफ द लूप एंड लेट दिस डिस्टेंस इज x। तो पाइथागोरस थ्योरम से आप ये बता सकते हैं कि यदि ये हुआ इस पॉइंट P का, यहां से कुछ नाम दे लीजिए, पॉइंट इज A, तो पॉइंट A से ये हुआ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, मान लीजिए वेक्टर r है ये, तो ये r कितना हो जाएगा, इस r का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना हो गया, x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट, और x स्क्वायर r स्क्वायर पावर 1/2, जैसा मर्जी लिख लीजिए आप। तो इस वायर के कारण हमें यहां पर फील्ड निकालना है, तो पहले तो इस वायर में से हमें करंट पास करना पड़ेगा। सो लेट दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो मैंने ये कहा कि जो dl वेक्टर है, याद करें बायोट-सैवर्ट लॉ में क्या कहा था हमने, बायोट-सैवर्ट लॉ में हमने क्या कहा था कि ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, यदि किसी पॉइंट के ऊपर हमें मैग्नेटिक फील्ड पता करनी हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे छोटा सा करंट एलिमेंट लेंगे dl, और यहां से करंट आई जा रहा है, दिस इज कॉल्ड करंट एलिमेंट, और इसके कारण इस पॉइंट पे फील्ड कितना होगा, इसको हमने कहा था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो बायोट-सैवर्ट लॉ को अप्लाई करने के लिए पहले हमें यहां पर एक छोटा सा करंट एलिमेंट लेना पड़ेगा। लेट दिस इज अवर करंट एलिमेंट dl, और ये है डायरेक्शन करंट के फ्लो का, करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, और करंट एलिमेंट के कारण यहां पे कितना फील्ड होगा यूजिंग बायोट-सैवर्ट लॉ, अब वो निकालना है। यू नो ऑल द प्रोसीजर। लेकिन काम शुरू करने से पहले हम यहां पर लिखेंगे दो assumptions। देखिए फिजिक्स में एक बहुत सीधी सी बात है कि जब भी हम कोई डेरिवेशंस करते हैं तो हमने किन assumptions को लेके वो काम शुरू किया था, यदि उन assumption में चेंज आएगा तो हमारा फॉर्मूला भी बाद में चेंज हो जाएगा। तो पहली assumption यहां पर क्या मानी हमने कि जो करंट है वो हमेशा स्टेडी रहता है,
Current is not changing with time. So current is steady. So first assumption is current is steady. इसका मतलब हुआ कि यदि करंट हमारा स्टडी नहीं है तो हम ये फार्मूला अप्लाई नहीं कर पाएंगे. एंड सेकंड असम्पशन कहती है कि हम ये जो इवैल्यूएशन कर रहे हैं कि ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट यहाँ पे कितना फील्ड होगा, बाद में इसको हम पूरे लूप के ऊपर करेंगे इंटीग्रेट. ये हम कर रहे हैं वैक्यूम में. तो जहां वैक्यूम नहीं है, यदि वहां पर ये काम कर रहे हैं तो शायद बहुत सारी चीजें हमें यहाँ पर चेंज करनी पड़ेंगी. तो सेकेंड पॉइंट इज that this evaluation is being done in vacuum. Evaluation is being done in vacuum. फिजिक्स में हमेशा ये माइंड में रखें कि आप जो भी डेरिवेशन कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं, वो किन assumptions के तहत हो रहा है. तो यहाँ पे दो assumptions, करंट स्टेडी है और ये सारा काम वैक्यूम में हो रहा है. आगे चलते हैं. आइए अब इस डायग्राम को विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं कि असल में कौन कौन चीज कहां कहां पे है, किस किस प्लेन में है, मैग्नेटिक फील्ड का एग्जैक्टली डायरेक्शन कहां को होगा. ये सारी बातें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक भी गैप रह गया तो फिर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होगा. सो दिस इज अवर इक्विवेलेंट सिस्टम ऑफ दिस डायग्राम. आप देखें हमने लूप कैसे रखा हुआ है. लूप इज परपेंडिकुलर टू दिस बोर्ड. आप देख रहे हैं लूप इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर रखना है आपने. तो यहाँ डायग्राम में केवल कंफ्यूजन हो रहा है कि लूप कैसे है. ऐसा तो नहीं कि लूप ऐसे रखा हुआ है. तो नो, लूप इज लाइक दिस. और ये है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस. डायग्राम में एक्स एक्सिस, सो दिस इज आवर एक्स एक्सिस. वाई एक्सिस, सो दिस इज आवर वाई एक्सिस. और जेड एक्सिस आपकी तरफ को होगा, तो ये हो गया जेड एक्सिस. अब डायग्राम में तो ऐसे शो होगा ना, दैट मीन दिस इज अलोंग आई, दिस इज अलोंग जे एंड दिस इज अलोंग के. मैंने क्यों लिखा था कि बाद में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, हम ये आई जे के का सहारा वहां पे ले सकें. तो क्या लिखेंगे कि लेट अस कंसीडर ए सर्कुलर लूप व्हिच इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर. और इस लूप में दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट. दैट मीन करंट का डायरेक्शन हुआ हमारा इस तरफ को, राइट. करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन. क्योंकि कर्ल ऑफ द फिंगर इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, दैट मीन जो थंब है दैट इज ऑन दैट साइड. तो मैग्नेटिक फील्ड यहां को होगी. क्या हमारा डिस्कशन इस चीज को प्रूव कर पाएगा, ये देखना है हमने. अब आते हैं मुद्दे के ऊपर. हमने इस पॉइंट पी के ऊपर इस लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. तो बायट-सैवर्ट लॉ कहता है कि पहले आपको यहां पर एक करंट एलिमेंट का सिलेक्शन करना पड़ेगा. मान लीजिए टॉप पर एक करंट एलिमेंट अपने कर लिया सिलेक्ट, और ये है करंट का डायरेक्शन. तो इस पॉइंट पर करंट एलिमेंट का डायरेक्शन कहां को होगा, दैट विल बी अलोंग द टेंजेंट. Can you get it? Instantaneous direction of the current element at the top of this loop will be along the tangent. Means यहाँ पर ये डायरेक्शन हुआ along the tangent. शो कर दिया हमने. और इस करंट एलिमेंट के कारण यहाँ पॉइंट P के ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड है, तो बाकी सब कुछ भूल जाओ. यू फोकस ओनली कि ये है DL और यहाँ है पॉइंट P. हमें बताना है कि इसके कारण यहाँ पे कितना फील्ड है. क्या किया जाए, सबसे पहले हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. कैन यू रिकॉल? तो मान लेते हैं कि जो पेन है, दिस पेन इज शोइंग आवर DL वेक्टर. ये पेन दिखा रहा है कि स्टॉप पॉइंट के ऊपर दिस इज द डायरेक्शन ऑफ दैट DL करंट एलिमेंट, राइट. और यहां पर है पॉइंट P, तो मुझे इस पॉइंट P को जोड़ना है इस पॉइंट के साथ. सो दिस लाइन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. सो वी हैव टू वेक्टर्स नाउ. ये कौन सा वेक्टर हुआ, DL वेक्टर. ये कौन सा हुआ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. क्या पढ़े थे, A क्रॉस B जब होता है तो A क्रॉस B का डायरेक्शन कहां को होता है. तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि ये DL वेक्टर है और ये R वेक्टर है, तो इनका जो प्लेन बनेगा उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा DL क्रॉस R. कौन सा कहा मैंने, DL क्रॉस R. ये DL क्रॉस R क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि DL क्रॉस R ही तो हमें बताएगा कि what is the direction of magnetic field. Now we will write that using Biot-Savart law, the magnetic field at point P due to this current element is given by dB is equal to mu naught divided by 4 pi. और मैंने ये लिखा है वेक्टर में, so this will be I DL vector cross R vector divided by R cube. This is the magnetic field. And what is the magnitude of magnetic field? So dB is equal to mu naught divided by 4 pi. This is I and this is DL vector cross R vector and its mod. तो ये हो गया इसका magnitude and divided by R cube. यहां तो R cube आएगा ना, क्योंकि यहां R है. So this is the magnitude of the magnetic field at this point due to this. अब दो तीन बातें क्लियर करते हैं. क्या DL वेक्टर का और R वेक्टर का एंगल पता लग सकता है हमें? You see, this angle is 90 डिग्री,
राइट। और क्योंकि हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए डिफरेंट पॉइंट्स पे डीएल को लेना पड़ेगा, तो मान लीजिए ये है करंट एलिमेंट, इसका जो निब है दैट इज शोइंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, इन दैट केस ये हुआ आर। क्या अब भी डीएल वेक्टर और आर वेक्टर 90 डिग्री ही है? बिल्कुल है, देख लीजिए आप। एंड इफ दिस इज डीएल वेक्टर, करंट यहां को ऑब्वियसली, और यहां पर क्या अब भी 90 है? यू कैन सी अब भी 90 है। आपने क्या विजुअलाइज किया कि डीएल वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो हर जगह ये परपेंडिकुलर है। मानो मैं इसके डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट पे लेता हूं पॉइंट 1, और यहां पर यदि करंट एलिमेंट का डायरेक्शन देखूं ये इस तरफ को है, और यदि इस पॉइंट को ज्वाइन करता हूं पॉइंट बी के साथ, तो ये हुआ आर वेक्टर, ये हुआ डीएल वेक्टर। यहां लग रहा है कि नहीं है परपेंडिकुलर, लेकिन आपने यहां पर अभी अभी विजुअलाइज किया है कि ये भी परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि डायग्राम में और असल में क्या हो रहा है उसको समझने के लिए आपको विजुअलाइज करना ही पड़ेगा। Now, what is the direction of magnetic field at this point due to this current element? ये तो इसका हुआ मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन कहां को होगी देखना पड़ेगा। हमने कहा था क्लास 11th में कि if we are to find where is the direction of A cross B, यहां वो डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर की बात होगी, तो A क्रॉस B का डायरेक्शन कहां को होता है। प्लेन को ऐसे रखिए, ये है मान लीजिए वेक्टर A, दिस इज अवर वेक्टर A एंड दिस इज अवर वेक्टर B, एंड यू आर टू फाइंड कि वेयर इज A क्रॉस B। तो हमें A से B की तरफ को चलना पड़ेगा। We have to take our right hand, और A से B के along रोटेशन को हमने रखा फिंगर्स के कर्ल के along, तो थंब आपकी तरफ को है। दैट मीन ये जो पेन है ना, मार्कर का डायरेक्शन है A क्रॉस B का डायरेक्शन, यानी दिस इज द डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B। तो जिस प्लेन में वेक्टर्स होते हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। सेम बात यहां अप्लाई होगी। तो फिर से लूप पे आते हैं। करंट एलिमेंट यहां पे है, दिस इज डीएल वेक्टर, दिस इज आर वेक्टर, ये पॉइंट P है, तो पॉइंट P के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। अब हम एक ऐसे प्लेन की कल्पना करेंगे जिसमें डीएल वेक्टर भी आता हो और आर वेक्टर भी आता हो, तो ये बन गया जी हमारा वो प्लेन, और मैग्नेटिक फील्ड जो होगी अब वो इस प्लेन के होगी परपेंडिकुलर, इस प्लेन के परपेंडिकुलर ये हुआ। एंड इफ आई से दैट करंट एलिमेंट इज एट दिस एंड, तो क्या होगा, तो नाउ द करंट एलिमेंट इज हियर, डीएल वेक्टर का डायरेक्शन यहां को है, ये आर वेक्टर है, तो ये बना प्लेन और ये बनी फील्ड इसके परपेंडिकुलर। So this field will be perpendicular to this plane. यानी जो आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे यहां पर फील्ड should be perpendicular to this. Can you get it? ये एंगल हमेशा 90 का होगा, क्योंकि जिस प्लेन में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसी प्लेन में ये डीएल वेक्टर है, और मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो क्या बात समझ आई कि ये जो आर वेक्टर है इसके परपेंडिकुलर, यहां भी आर वेक्टर के परपेंडिकुलर ही हमें मैग्नेटिक फील्ड को लेना है। So finally we can say that this is y-axis and this is z-axis. So loop is in the yz plane, right? और इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर थी वो इस तरह से थी और यहाँ इधर को थी, और टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस होल लूप विल बी अलोंग x-axis। वो कैसी आती है देखते हैं इस बात को। तो यदि आपको मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन की बात समझ आ गई तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अभी तक क्या किया उसको देखते हैं फटाफट से, एंड फाइनली वी विल कंप्लीट अवर आर्टिकल। तो अभी तक हमने एक लूप लिया विच वाज इन द वाईजेड प्लेन, और लूप का सेंटर O था, रेडियस R था, और एक पॉइंट P लिया विच वाज एट डिस्टेंस x फ्रॉम दिस such that displacement vector r is equal to x square plus r square square root। फिर हमने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी एट पॉइंट P। अकॉर्डिंग टू बायट-सैवर्ट लॉ हमने यहाँ पर एक करंट एलिमेंट लिया जिसके कारण यहाँ फील्ड की बात की, और ये वो फील्ड निकली, उस फील्ड का ये डायरेक्शन हो गया। एंड फाइनली हमने ये भी कहा कि DL is perpendicular to r, और यदि ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि DL वेक्टर क्रॉस r वेक्टर इज इक्वल टू AB sin थीटा sin 90 1 हो गया। This is r times dl, and we can write that dB is equal to mu naught divided by 4 pi. This is I dl divided by r square. So now we will write that magnetic field at point P due to this current element is given by dB is equal to mu naught divided by 4 pi. This is I dl divided by r square. कौन सा r? Displacement vector कितना है ये? x square plus r square root, उसका square करना है। That means this is x square plus r square. So this is the value of magnetic field at point P. And regarding the direction of magnetic field, so this is small magnetic field will be along, so this is along dl vector cross r vector, यही कहे थे, यानी जिस प्लेन में dl और r हैं उसके परपेंडिकुलर। तो dl एंड r दोनों इस प्लेन में है, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर माने दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आवर मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ जरूर मार्क करें कि ये एंगल 90 डिग्री का है। छोटे से करंट एलिमेंट के कारण छोटी सी फील्ड है, ना तो ये x एक्सिस के अलोंग है ना ही ये y एक्सिस के अलोंग है,
क्या किया जाए, मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाती है, सो वी कैन रिजॉल्व दिस डीबी इन टू कंपोनेंट। तो एक हो गया इसका ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट और एक हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। मान लेते हैं कि ये जो कंपोनेंट इधर वाला है दिस इज डी बी एक्स, दैट मीन डी बी अलॉन्ग एक्स एक्सिस, और ये हो गया डी बी वाई। चलिए इसको मैं मिटा ही देता हूं। सो दिस इज अवर डी वी वाई। हमें निकालनी है टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऑल द करंट एलिमेंट्स। तो ऐसा मान सकते हैं कि इस लूप पे ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे करंट एलिमेंट प्रेजेंट होंगे। और एग्जांपल में बात करूं इसके बिल्कुल सामने वाले, इसके डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड पे, तो यहां पर भी एक करंट एलिमेंट होगा, राइट, और करंट का डायरेक्शन इधर को होगा, दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट। एंड नाउ ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट इस पॉइंट पी के ऊपर कितना फील्ड होगा, तो हम क्या देखेंगे, क्योंकि ये आर का डायरेक्शन है, हमने क्या कहा था, आर और डीएल एक ही प्लेन में होते हैं। मैं इस पॉइंट पी को यहां लिख लेता हूं, और हमने कहा था कि ये है डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का, जिस प्लेन में आर होता है उसी प्लेन में डीएल होता है। दैट मीन्स यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ 90 डिग्री के एंगल पे होगी। दैट मीन ये हुई मैग्नेटिक फील्ड दूसरी वाली, कौन सी, इसके कारण। हम इसको मेन डायग्राम में चाहे शो नहीं करेंगे, लेकिन यहां समझिए बात को। तो जब इसको भी हम रिजॉल्व करेंगे दो कंपोनेंट्स में, तो इसका भी एक कंपोनेंट इधर जाएगा और एक इसका कंपोनेंट टुवर्ड्स हॉरिजॉन्टल होगा, और इसका भी एंगल थीटा ही बनेगा, क्योंकि ये एलिमेंट ऑपोजिट है तो एंगल भी बराबर होंगे। तो हम क्या देख रहे हैं कि इस एलिमेंट के कारण जो यहां मैग्नेटिक फील्ड थी, उसका वाई कंपोनेंट इस वाई कंपोनेंट ने कैंसिल कर दिया। दिस वाई कंपोनेंट कैंसल्स दिस कंपोनेंट, राइट, लेकिन एक्स रिटेन रहा। तो एक्स ने पिछले एक्स को ऐड किया। इसी पैटर्न पे इस लूप पे जितने भी एलिमेंट होंगे उन सभी के वाई कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे और सभी के जो एक्स कंपोनेंट्स हैं वो ऐड हो जाएंगे। तो हमें अब निकालना है कि व्हाट इज दिस डी बी एक्स। एक एलिमेंट के कारण ये dbx कितना होगा। तो ये है db, तो ये हुआ db cos थीटा और ये हुआ db sin थीटा। तो ऑल द sin थीटा फैक्टर्स दे कैंसिल ईच अदर एंड वी आर लेफ्ट विद db cos ऑफ थीटा। तो सीधी सी बात कि हमें dbx निकालने के लिए दो चीज चाहिए, db और cos थीटा। db तो है, अब cos थीटा कहां से आएगा, अब थीटा कहां पे है, दिस इज थीटा। और सिंपल ज्योमेट्री का यूज करें तो ये एंगल भी थीटा हो गया। एंगल OAP में ये एंगल 90 का है, ये थीटा है, ये बेस बना और 90 के सामने बना हाइपोटेन्यूज विच इज r, एंड r इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट और पावर 1/2, राइट। सो व्हाट इज cos थीटा, cos थीटा इज बेस कैपिटल R divided by hypotenuse small r, that becomes r divided by x square plus r square power 1/2. So dbx is equal to this. So small field, small magnetic field along x-axis is equal to, पहले लिखिए db कितना है, this is mu naught by 4 pi and this is idl divided by x square plus r square, right। और इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, तो यहां पर आ गया ये r और साथ में पावर 1/2 और कर दीजिए, ये हो गया हमारा 3/2। तो फॉर्मूला बन गया dbx is equal to mu naught idl divided by 4 pi and into r divided by x square plus r square raised power 3/2। तो ये हुआ जी मैग्नीट्यूड उस मैग्नेटिक फील्ड का जो इस करंट एलिमेंट के कारण यहां को है। और क्योंकि इस लूप पे ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं, तो टोटल फील्ड कितना होगा, टोटल फील्ड विल बी इंटीग्रेशन ऑफ ऑल दीज फील्ड्स। लेकिन मैग्नीट्यूड से पहले बात करते हैं डायरेक्शन की। सभी एलिमेंट्स के लिए y कंपोनेंट कैंसिल होंगे, सिर्फ x ही बचेंगे। नेट फील्ड एट दिस पॉइंट P विल बी अलोंग दिस लाइन, दैट इज अलोंग I यूनिट वेक्टर। इज इट क्लियर? तो डायग्राम को मिटाते हैं और अब हम लिखते हैं कि व्हाट इज द टोटल फील्ड। तो टोटल फील्ड B इज इक्वल टू, तो जितने भी dbx हैं इन सभी का इंटीग्रेशन, दैट मीन्स सभी db cos थीटा का इंटीग्रेशन। तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट idl डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू r डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर एंड पावर इज 3/2। अब देखिए सिर्फ dl ही यहां पर वेरिएबल है, बाकी सारे कांस्टेंट्स हैं। तो रिलेशन क्या बन गया, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 4 पाई, दिस इज r x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर raised power 3/2 and this is integration of dl। और लूप था हमारा सर्कुलर जिसका रेडियस था r और इसका सरकमफ्रेंस हुआ 2 पाई r, राइट। क्योंकि जो करंट एलिमेंट्स है वो इसके सरकमफ्रेंस में होंगे,
दैट मीन डीएल का इंटीग्रेशन हो गया 2 पाई आर. सो वी कैन राइट म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई and this is r divided by x square plus r square raised power 3 by 2 into 2 pi capital R. Pi और pi कट जाता है, that becomes mu naught I. This is r square, 2 से 4 कटा, this is 2 times x square plus r square power 3 by 2. So this is the magnitude of total magnetic field. So this is the formula for the magnetic field due to a current carrying loop at a point lying on its axis. This point can be anywhere. ये x है, जितना ये नजदीक होगा दैट मीन x इतना कम होगा, x कम होगा तो फील्ड ज्यादा होगी, और जितना x बढ़ता जाएगा, जितना x बढ़ेगा, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उतना ही फील्ड कम हो जाएगा. तो ग्राफ कैसा बनेगा हमारा b का और x का? यू कैन सी कि मैग्नेटिक फील्ड के लिए मान लेते हैं ये x है और ये माइनस एक्स है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड की जो ऑपोजिट साइड है वो ये माइनस बी हो गया. तो वी कैन सी कि ओरिजिन के ऊपर x इज इक्वल टू 0, x का मिनिमम वैल्यू 0 हो सकता है, इससे कम नहीं जा सकता. ये मत सोचना कि x का वैल्यू यहां पर होगा तो माइनस में है, x का वैल्यू इस तरफ आ रहा है, दैट मींस हमने इसे डायरेक्शन चेंज कर दिया. मानिए पहले आप लूप से 4 सेंटीमीटर राइट में थे, अब आप लूप से 4 सेंटीमीटर लेफ्ट में है, तो इसका मतलब x नेगेटिव नहीं है, x का मिनिमम न्यूमेरिकल वैल्यू कैन बी 0. तो x 0 हो तो फील्ड इज मैक्सिमम, और जैसे ही ये x बढ़ता जाएगा, आप आगे जाएंगे तो फील्ड घटेगी. तो ग्राफ का शेप होगा कुछ इस तरह का. दिस इज द शेप ऑफ ग्राफ. x 0 के ऊपर फील्ड मैक्सिमम है, दिस इज अवर बी मैक्स, राइट. और जैसे ही x बढ़ता जाता है फील्ड घटता जाता है, x इन्फिनिटी हो जाएगा तो फील्ड लगभग 0 हो जाएगा. और किसी और केस में b का ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, राइट. लेकिन ये x है और ये माइनस x है. b या तो इधर पॉजिटिव होगा या इधर नेगेटिव होगा. पॉजिटिव माने एक तरफ, नेगेटिव माने दूसरी तरफ. नेगेटिव का मतलब उसका न्यूमेरिकल वैल्यू माइनस नहीं है, नेगेटिव का मतलब हुआ कि b का डायरेक्शन रिवर्स हुआ है. ये कभी भी नहीं होगा कि एक लूप के कारण इस पार्ट में डायरेक्शन यहां को है और यहां डायरेक्शन यहां को है, ये कभी नहीं हो सकता, नेवर पॉसिबल. दैट मीन ग्राफ का कोई बोले कि ऐसा शेप, ये कभी नहीं आएगा, ऐसा शेप कभी नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि b कभी पॉजिटिव और कभी नेगेटिव एक ही केस में नहीं हो सकता. या तो लूप के दोनों तरफ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन राइट की तरफ को होगा, या दोनों ही तरफ ये लेफ्ट की तरफ को होगा. एक तरफ राइट और एक तरफ लेफ्ट एंड वाइस वर्सा ऐसा नहीं हो सकता. इज इट क्लियर? तो ग्राफ भी हो गया. इसकी स्पेशल केस डिस्कस करने से पहले लेट मी राइट द मैग्नेटिक फील्ड इन द फुल फॉर्म, इन द वेक्टर फॉर्म. क्या बन जाएगा ये? म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2, दिस इज r स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर पावर 3 by 2. ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड और ये हो गया इसका डायरेक्शन. दैट मींस यदि हमारा लूप YZ प्लेन में था तो direction of the magnetic field is along x-axis, right? So this was all regarding the magnetic field on the axis of a circular current loop. और अब लेते हैं इसका स्पेशल केस. स्पेशल केस में हम बात करेंगे कि इस लूप के सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा. ये करंट कैरिंग लूप है, अभी वाला जो हमने केस किया था. तो इस पॉइंट के ऊपर जहां पर x 0 है उस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा. डायरेक्शन की कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्शन वही है जो पहले थी, बात करेंगे सिर्फ मैग्नीट्यूड की. तो यहां पर क्या चेंज आएंगे? तो b विल बी इक्वल टू, पुट द वैल्यूज, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2. यू कैन राइट हियर कि यहां पर x है 0, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2 एंड दिस इज r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0, x स्क्वायर मीन 0 एंड दिस इज r स्क्वायर रहेगा सिर्फ यहाँ पे, r स्क्वायर पावर 3 by 2, 2 से 2 कटा, दिस इज r क्यूब and we are left with b is equal to mu naught I divided by 2r. तो ये हो गया मैग्नीट्यूड उस फील्ड का. और यहां पर भी आपने वेक्टर कहना हो तो b वेक्टर इज इक्वल टू mu naught I by 2r into I unit vector, right? So this is magnetic field at the center of this loop. इसका मतलब ये हुआ कि लूप के सेंटर पे फील्ड निकालना बड़ा आसान काम है. म्यू नॉट आई को डिवाइड कर दो इस लूप के डायमीटर के साथ. दैट मींस ये हमारा लूप है और ये है इसका डायामीटर. तो सिंपली यदि म्यू नॉट आई को इसके डायामीटर के साथ डिवाइड कर दिया जाए, सो वी गेट द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट. इसको करने का बायट-सेवर्ट लॉ से सीधा तरीका भी हो सकता है, लेकिन हमने लिया मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए लूप का स्पेशल केस. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. सो अब हम एक डायग्राम बनाएंगे फॉर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ करंट लूप. मान लेते हैं ये है हमारा करंट लूप और यहां से करंट जा रहा है इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन
और हम चाहते हैं ये देखना कि इसके कारण यदि मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन रही हैं तो कैसी बनती हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड्स के लिए बात फिर से करते हैं राइट हैंड थंब रूल की। तो कर्ल ऑफ द फिंगर के अलोंग करंट है तो फील्ड लाइन का डायरेक्शन ऊपर को होगा। तो ये है इस लूप का सेंटर, तो इसके एक्सिस के ऊपर तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो बिल्कुल सीधी होगी ऊपर की तरफ। और बाकी देखेंगे कैसे कैसी फील्ड बनेगी, तो कुछ इस तरह से, और देखिए इस तरह से, और बिल्कुल सिमेट्रिक देखिए दोनों तरफ इस तरह से फील्ड बन रही है। This is the shape of magnetic field lines due to this current loop. Can you get it? This is the current loop, और इस करंट लूप के कारण ये हुआ डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। तो लूप के अंदर वाले रीजन में सभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन अपवर्ड ही होगा। एंड वन मोर इंटरेस्टिंग पॉइंट, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दे फॉर्म क्लोज लूप्स। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दे फॉर्म क्लोज्ड लूप्स। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से अलग हो गया। यहाँ पे क्या था कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर आ रही है और नेगेटिव पे आके टर्मिनेट हो रही है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दे विल फॉर्म कॉन्टिन्यूअस लूप। इसका मतलब हुआ कि जो करंट कैरिंग लूप है ये एक छोटे से मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। और मैग्नेट में क्या होता है कि जहां से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलती हुई फील होती है उसको नॉर्थ पोल कहते हैं। इसमें जो अपर साइड है वहां से फील्ड लाइन बाहर आती लग रही है। तो हमारे इस केस में जो अपर फेस है इस लूप का वो नॉर्थ पोल की तरह काम कर रहा है और जो लोअर फेस है वो साउथ पोल की तरह काम कर रहा है। हमारे इस केस में यदि करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो लूप की पोलैरिटीज भी चेंज हो जाएंगी। इसके बारे में बात बाद में भी होगी अभी। दिस वाज ऑल रिगार्डिंग द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग लूप। और अब लास्ट में लेते हैं डायरेक्ट मेथड टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। तो ये सेंटर और ये मान लेते हैं डायरेक्शन है हमारे करंट की। तो करंट इज गोइंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो राइट हैंड थंब रूल से डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विल बी इनवर्ड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। तो हमने इसको क्रॉस से दिखा दिया, राइट। और ये है हमारा वो करंट एलिमेंट जो बायट-सैवर्ट लॉ में लेना ही पड़ेगा। दिस dl इज द करंट एलिमेंट एंड I इज द करंट एंड दिस इज द रेडियस, दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये हमारा वेक्टर r हो गया। और यहां आप देख रहे हैं कि dl का और r का जो एंगल है वो 90 है। तो यहां पर क्योंकि dl वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू r वेक्टर, तो पता है आपको थीटा 90 हो गया, साइन थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सो व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड dB? इस छोटे से एलिमेंट के कारण यहां पर फील्ड कितनी होगी। हम बात कर रहे हैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की, क्योंकि डायरेक्शन पहले ही पता है कि ये इनवर्ड है। तो यूज करते हैं बायट-सैवर्ट लॉ का। फील्ड कितनी है निकाल लीजिए। dV कितना हुआ, तो dV इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई। क्या होता है आगे, आइडियल साइन थीटा, साइन थीटा पहले अपने 1 कह दिया, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। कौन सा आर, ये दूरी है बीच की, दिस इज आर स्क्वायर। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड ओनली ड्यू टू करंट एलिमेंट। अब ऐसे करंट एलिमेंट इसकी सारी की सारी सर्कमफ्रेंस के ऊपर है। तो what is total magnetic field? That is mu naught divided by 4 pi, and this is IDL divided by R square, right? So that becomes mu naught I divided by 4 pi R square. सारे कांस्टेंट है ये, क्या रहेगा अंदर, सिर्फ DL। और कितना हो गया ये, mu naught I divided by 4 pi R square multiplied by DL का इंटीग्रेशन सारा सर्कमफ्रेंस, that is 2 pi R। पाई से पाई कट गया और एक आर से आर कट गया, 2 2 जा 4। सो वी गेट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2r। वही रिलेशन आ गया जो हमने कुछ देर पहले किया था। दैट मीन किसी भी करंट कैरिंग लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2r। और मानिए ये है लूप, इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है, तो व्हाट इज फार्मूला, म्यू नॉट इनटू करंट डिवाइडेड बाय 2r, इसका डायमीटर। सो दिस इज ऑल रिगार्डिंग द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लूप। और यदि कॉइल हो तो क्या करना है, जितने भी फार्मूला हैं उनको n से मल्टीप्लाई कर देंगे। इफ n इज नंबर ऑफ टर्न्स, तो किसी भी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स यदि n है, 10 टर्न, 50 टर्न, 500 टर्न, 1000 टर्न, जितनी भी है, तो एक लूप की मैग्नेटिक फील्ड को n से मल्टीप्लाई कर देंगे। और ठीक ऐसे ही जो पहले क्वेश्चन किया था जहां पर एक्सिस के ऊपर पॉइंट P था, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी, वहां पर भी आप एक लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड को n से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो आज के लिए इतना ही काफी। उम्मीद करता हूं सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। अगले वीडियो में हम बायट-सैवर्ट लॉ के एप्लीकेशन के ऊपर प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स की बात करेंगे। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज टेक केयर।